जितने भी आप वेक्टर बनाओगे एक पीस ऑफ पेपर में, वो सारे कोप्लेनर होते हैं ना। तो कोप्लेनर का सीधा सा अर्थ है जो एक ही प्लेन में हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कुछ तो यहाँ एक्स वाई प्लेन में हो, जैसे आप ये समझते हो 3D में, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया। अब आप जानते हैं कि देखो सर ये एक प्लेन है, इसको प्लेन को कौन सा प्लेन कहते हैं जल्दी बताओ? इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना। ये एक्स वाई प्लेन है। तो बच्चों इस एक्स वाई प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर कहलाएंगे। तो इसमें आप जितने भी बना दो, ऐसा एक वेक्टर बना दिया, इसमें बना दिया, ये बना दिया, ये सारे क्या हैं? कोप्लेनर हो गए। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा वेक्टर आ गया जो इस प्लेन में नहीं है। इस प्लेन में नहीं है तो सर फिर कहाँ है? तो मान लो वो तो इस एक्स वाई प्लेन में, इधर इस वाले प्लेन में। अब अगर वो उस वाले प्लेन में है तो क्या बताइए ये कोप्लेनर हुआ? क्या हॉरिजॉन्टल वाले वर्टिकल से कोप्लेनर हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, है ना। तो बस यही कोप्लेनर का विज्ञान है कि जितने भी वेक्टर एक प्लेन में हो दे आर ऑल कॉल्ड कोप्लेनर। तो जितने ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं ये सब कोप्लेनर है ना, ये सब आपस में कोप्लेनर। ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये कोप्लेनर नहीं है। या आप मान लीजिए कोई इधर एक बना देते हैं कि सर मैं तो यहाँ वाले में एक बना रहा हूँ ये, तो अब ये भी कोप्लेनर नहीं हुआ, है ना। हाँ, उस प्लेन में जितने बनाओगे वो आपस में कोप्लेनर होंगे। जैसे ये अब आपने ये जो YZ प्लेन है, YZ प्लेन में जो दो दिख रहे हैं ये आपस में कोप्लेनर है ना। ये अपने आप में दो कोप्लेनर है। ये ब्लू इनके ग्रुप में कोप्लेनर है। ग्रीन के साथ भी आप एक कोई बना दो उसी के ही प्लेन में, मान लीजिए आपने एक ऐसा बना दिया, तो ये ग्रीन वाले भी आपके कोप्लेनर हो गए ये दो। लेकिन ये एक दूसरे से कोप्लेनर नहीं है। जो उस एक ही प्लेन में सारे होंगे वो आपस में कोप्लेनर कहलाएंगे। सो दे आर कोप्लेनर इन XY प्लेन, XZ प्लेन। दीज टू आर कोप्लेनर इन XY प्लेन, दीज टू आर कोप्लेनर इन YZ प्लेन। तो ये हमने पिछले बार समझा था, जब एक ही प्लेन में सारे वेक्टर हों वो कोप्लेनर कहलाते हैं। तो दो तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, और दो से ज्यादा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। ये हमने देखा था। चलिए अब बारी है आगे बढ़ने की, और आज हम करेंगे नए टाइप ऑफ वेक्टर विच इज कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर, है ना। अब कोलीनियर वेक्टर को अब हम समझते हैं। चलिए, तो कोलीनियर वेक्टर क्या होते हैं? तो कोलीनियर देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा, आप लोग अपने नोट्स में ये परिभाषा लिखते जाइए। आपके नोट्स के लिए ही मैं ये बना के लाता हूँ, है ना, कि आप नोट में लिखते जाएं, ताकि जब भी आप रिवीजन के लिए खोलें आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या इसकी डेफिनेशन थी, राइट। तो चलिए देखिए क्या डेफिनेशन है। 3 वेक्टर्स विच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोज वेक्टर्स, 3 नहीं दोज, है ना। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा। एक किससे पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा? 2 तो मिनिमम चाहिए ना। तो दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब सर पैरेलल समझ में आता है, एंटी पैरेलल समझ में नहीं आता, है ना। अब ये पैरेलल को मैं जब पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, वो इसको प्यारे लाल कहते थे। ये 2 वेक्टर प्यारे लाल है, ये 2 लाइन प्यारे लाल है। तो सर ये प्यारे लाल तो समझ में आता है, लेकिन ये एंटी प्यारे लाल समझ में नहीं आता। ये एंटी प्यारे लाल क्या है? तो देखिए समझ में आ जाएगा, सीधी सी बात है, बड़ी आसान सरल सी बात है। पैरेलल का अर्थ होता है जब सेम दिशा में भी हो, इस तरीके से, तो ये पैरेलल कहलाते हैं। ये प्यारे लाल हो गए, है ना। और जब विपरीत में हो तो क्या हो जाएगा? तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए एक दूसरे से 180 डिग्री, तो जो 180 डिग्री हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? एंटी पैरेलल। तो जो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कोलीनियर वेक्टर। तो सर क्या इन्हें हमेशा साइड बाय साइड में ही होना पड़ेगा? नहीं, ये एक लाइन में भी हो सकते हैं। देखो ये जैसे ये भी कोलीनियर है, एक ही लाइन में। ये भी तो पैरेलल है ना, एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये भी कोलीनियर है। ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन एक ही लाइन में, ये लो एंटी पैरेलल, ये भी कोलीनियर वेक्टर है। तो एक लाइन में भी हो सकते हैं और आसपास ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए पैरेलल, है ना। तो ये सब के सब जो मैंने बनाए यहाँ पर, दे आर ऑल कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर मीन्स विच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहां तक परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, दैट व्हाट इज पैरेलल एंड व्हाट इज एंटी पैरेलल एंड व्हाट इज कोलीनियर वेक्टर। तो इतनी आसान सी परिभाषा थी कोलीनियर की। देखिए यहाँ भी डायग्राम बने,
ये देखिए एक ही लाइन में है, ये भी एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में लेकिन तो भी पैरेलल है, तो ये सब कोलिनियर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो हैं, ये सब आपस में कोलिनियर है। दीज आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स। अब बताइए क्या ये कोलिनियर होंगे, ये वाले? नहीं सर, ये कहाँ कोलिनियर होंगे, तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो आपस में मीट कर रहे हैं। पैरेलल कहाँ है? पैरेलल या एंटी पैरेलल होना ही कंडीशन है कोलिनियर की, तो सर ये आप कोलिनियर में नहीं डाल सकते। बस इतनी आसान परिभाषा थी, कुछ भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सबने, सिंपल है ना? ओके, तो लिख लो, बना लो डायग्राम और हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, तो टाइम टू मूव अहेड। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स की। कल भी कोई शायद डाउट्स में पूछ रहा था, डाउट सेक्शन में, सर एंगल कैसे लेते हैं? तो ये टॉपिक्स तो आने वाले हैं ना, एंगल कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये अभी हम देखेंगे। अच्छा, शायद पीछे कुछ छूट गया एक डायग्राम। अच्छा, ये डायग्राम एक छूट गया, देखो इसमें आप अंदाजा लगा लो क्या क्या है। जितने ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये कोप्लेनर है। क्यों? वैसे तो ये सभी कोप्लेनर है, आइडियली ऑल आर कोप्लेनर। क्यों ये सारे कोप्लेनर है? क्योंकि ये सब एक प्लेन में। तो आप चाहो तो इस डायग्राम में देख के बता भी सकते हो दैट इन दिस डायग्राम all vectors are coplanar. All vectors are coplanar. सबके सब यहाँ कोप्लेनर है। क्यों सर? क्योंकि एक ही प्लेन में है ना। अब कोप्लेनर के लिए जरूरी तो है नहीं कि पैरेलल हो, आपस में कुछ इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज एक प्लेन में तो कोप्लेनर है। ये भी कोप्लेनर है ब्लू वालों के साथ, है ना। रेड और येलो आपस में कोप्लेनर है बिकॉज दे आर ऑल कोप्लेनर। तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर कोप्लेनर से ब्लू को दिखा है तो सिर्फ ब्लू कोप्लेनर है, नहीं, जितने भी उस प्लेन में होंगे सब होंगे। तो यहाँ पे तो आप लिख लेना कोप्लेनर में दोनों आ गया, ब्लू भी आ गया, आपका येलो भी आ गया, और यहाँ आप रेड भी बना लो, है ना। सभी कोप्लेनर है, सारे के सारे कोप्लेनर हैं आपस में, ठीक है। लेकिन कोलिनियर तो वही होंगे जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इंटरसेक्ट बताइए कौन से नहीं कर रहे हैं, या जो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। सर पैरेलल देखो, ये पीला और ये लाल, ये आपस में पैरेलल हैं। ये येलो और ये रेड भी आपस में एंटी पैरेलल है। देखो ये पैरेलल हैं और ये एंटी पैरेलल हैं। तो रेड और येलो वाले क्या हो गए? ये कोलिनियर हो गए। क्या ब्लू वाले कोलिनियर हैं? नहीं, क्योंकि ब्लू वाले हम देखते हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर नहीं है, ऑल्दो कोप्लेनर हैं। तो यहां तक भी सबको क्लियर हो गया होगा, तो इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। ऑल राइट, ओके, बढ़ते हैं अब आगे। चलिए, तो अब बात करते हैं एंगल की। एंगल इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन, एंगल तो लेना है वेक्टर के बीच में, लेकिन देखिए समस्या क्या आती है, बच्चों के माइंड के फ्यूज कैसे उड़ते हैं। एंगल लेना तो सर एंगल क्या बता रहे हो, हम जानते हैं, ये देखो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, सर एंगल क्या है? ये एंगल, ये को पढ़ाने का टॉपिक है, क्या बात कर दी, 60 डिग्री सर दिख रहा है हमें। अच्छा ठीक है, तो बताओ ये इनमें क्या एंगल है? अरे सर ये को पढ़ाने का टॉपिक है, इसका एंगल है 30 डिग्री। गलत बस यही आपने लूज कर दिया अपना सारा नॉलेज। यहां आप जैसे ही एंगल 30 डिग्री बोलोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एंगल बताने से पहले वेक्टर के बीच में कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है जो सामने लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? देखो कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आप एंगल बता रहे हो तो सिर्फ तभी एंगल बता सकते हो जब उनको टेल टू टेल मिलाया जाए या हेड टू हेड मिलाया जाए, तो ही आप एंगल बता सकते हो, वरना नहीं। अगर हेड और टेल जुड़े तो गड़बड़ है। तो सर क्या मतलब? जैसे यहां पर इस वाले में आपने देखा, मैं जरा और इनको अच्छे से बना देता हूं, है ना, उपयोग लेते हैं स्मार्ट बोर्ड के फीचर्स का। तो देखिए मान लीजिए ये एक है और इधर एक और ले लेते हैं, ये लीजिए। तो अभी इन दोनों के बीच में आप देखिए एंगल डिफाइंड है। ये एंगल आप 30 डिग्री कहेंगे क्योंकि इसकी भी टेल जुड़ी हुई है और इसकी भी टेल जुड़ी हुई है, तो अभी ये एंगल परफेक्ट है। यहां पर आप एंगल क्या कहोगे? यहां पर आप एंगल कहोगे 30 डिग्री, राइट। फिर दूसरी कंडीशन ये है, आप हेड टू हेड जोड़ दो, इसकी खोपड़ी से जोड़ दो,
चलिए, तो इसकी खोपड़ी से जोड़ देते हैं, ये जोड़ दी है ना, दोनों की खोपड़ियां जोड़ दी। जब खोपड़ी से खोपड़ी जुड़ जाती है तो भी ये क्या कहलाता है, तो भी ये एंगल कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, एनी एंगल इट कैन बी, है ना। तो यहां पर भी आप क्या कह दोगे कि सर यहां पर भी एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये तो डिफाइंड है। तो दोनों कंडीशन वैलिड है, या तो टेल टू टेल जोड़ो या हेड टू हेड जोड़ो। लेकिन सर अगर ये हेड टू हेड और टेल टू टेल नहीं जुड़े फिर हम क्या करेंगे, कोई समस्या की बात नहीं, अभी आपको बता देते हैं क्या करोगे। मान लीजिए ये तो रही इसकी खोपड़ी, अब इसकी खोपड़ी से इसकी पूंछ जोड़ दी, टेल जोड़ दी, लो सर अब तो दोनों कंडीशन में से कोई भी नहीं है, ना टेल टू टेल जुड़ी है ना हेड टू हेड जुड़ा है। सर अब क्या करें, तो मान लो अगर वो आपको देता है कि देखो, आपको फंसाएगा, बोलेगा ये देखो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल है, मान लो वो आपको कह देता है ये एंगल है 100 डिग्रीज, तो आपको उकसाएगा, है ना, ललचाएगा, देखो बच्चे एंगल दिख रहा है, जल्दी से आंसर बताओ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, बच्चे बोलेंगे 100, और फंस जाएंगे, है ना। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया कि या तो खोपड़ी से खोपड़ी जुड़ी हो या पूंछ से पूंछ जुड़ी हो, तो ही होता है ना। तो अब आप देखिए, अब यहाँ तो खोपड़ी से पूंछ जुड़ी हुई है तो ये गलत है, हेड टू हेड करो या टेल टू टेल करो। तो सर क्या करें, आपकी मर्जी, जो आप करना चाहो। तो एक काम करो, इस वेक्टर को हम आगे खसका देते हैं, ये तो तीर कमान है ना। आप अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यू कैन शिफ्ट वेक्टर्स, वेक्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है ना। लेकिन शिफ्ट करने की एक कंडीशन है, क्या, आप वेक्टर्स को मूव मतलब उनकी डायरेक्शन से हिलाइए मत, रोटेट मत करिए। एज लॉन्ग एज आप वेक्टर को रोटेट नहीं कर रहे हैं, जरा भी उसकी दिशा से भटका नहीं रहे, तो आप उसको आगे पीछे पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, जरा भी टिल्ट नहीं करना है, क्योंकि टिल्ट करते ही डायरेक्शन बदल जाती है ना। तो आप वेक्टर को खसका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दोगे। आप बोलोगे सर देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसकी खोपड़ी इसकी से जुड़ी है, तो देखो सर मैं क्या करूंगा, इसको आगे खसका दूंगा ऐसे, ये तो बिल्कुल सही किया आपने इस वेक्टर को आगे खसका दिया, और जैसे ही खसकाया तो क्या हुआ, तो अब इसकी टेल यहां थी और इसकी टेल दोनों जुड़ गए, और जैसे ही जुड़ गए अब आप एंगल बता सकते हो। तो बताइए अब एंगल क्या होगा, तो अब जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, और ये वाला एंगल क्या है, तो अब देखो टोटल 180 डिग्री होता है, ये 100 है तो ये 80 होगा। यहां पर जो आप एंगल लिखोगे आंसर वो होगा 80 डिग्री, ना कि 100। तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जब खोपड़ी से खोपड़ी या पूंछ से पूंछ नहीं जुड़ी हो तब, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर नहीं जुड़ी हो तो शिफ्ट कर लो किसी भी एक वेक्टर को, बिना उसको रोटेट किए आगे खसका दो और जोड़ लो। अब यहां चाहते तो आप टेल टू टेल भी कर सकते थे, कैसे, इसको पीछे खसका लेते, नीचे वाले को, इसको ऐसे ऊपर खींच के ले आओ और यहाँ खोपड़ी से खोपड़ी मिला दो, तो उसमें भी यही हो जाता, ऐसे करते, है ना, तो उसमें भी सेम आंसर आ जाता। समझ गए। तो दोनों चीज आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, या तो टेल टू टेल मिला दो या हेड टू हेड। सिंपल, एंगल की यहाँ पर कहानी हो गई, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ये देखिए कुछ आपके सामने मैंने दिया है, इसमें आपको आंसर करना है। तो पहले का बताओ क्या आंसर होगा, फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। पहले का आंसर बताओ क्या एंगल है यहाँ पर, क्या 45 ही है या कुछ और है, 180 माइनस 45, जल्दी बताओ। तो पहले में क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। हाँ, पहले का आंसर 45, बिल्कुल सही, बिल्कुल है 45, क्योंकि सर पूंछ से पूंछ जुड़ी हुई है, देखो हेड दोनों उस तरफ हैं, तो टेल टू टेल सर ऑलरेडी जुड़े तो हैं, तो यही एंगल होगा 45। अच्छा जी, सेकंड का बता दो, सेकंड का क्या होगा, व्हाट इज द आंसर इन द सेकंड वन। हाँ, तो सेकंड का आंसर ओके ठीक है, 45 तो बहुत लोगों ने बता दिया, अब इसका बता दो, चलो जल्दी। ओके, इसका कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 150 आंसर होगा। अरे भाई इतना अभी पढ़ाया उसके बाद भी, अच्छा हाँ 150 होगा ना सर, सही तो है सर, खोपड़ी टू खोपड़ी जुड़ी तो है, तो क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हो मैं मैं तो टेस्ट कर रहा था।
कि आप लोगों को आता है कि नहीं। देखिए टीचरों की ना बड़ी चालाकी होती है, जब टीचरों से कुछ गलती हो जाती है या भाई इंसान है, गलतियां हो जाती, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, देखने में गलती हो जाती है, तो फिर गलत हो जाता है, फिर वो रियलाइज करता है अरे गलती थी, तो बोलता है अरे मुझे तो मालूम था, मैं तो आप लोगों को टेस्ट कर रहा था, मुझे तो मालूम था कि हाँ 150 है। हाँ तो 150 आंसर है ना, क्यों? क्योंकि हेड टू हेड जुड़ा है, इसमें हेड टू हेड जुड़ा है, तो हम आंसर सीधे दे देंगे। इसमें टेल टू टेल जुड़ी थी, पूंछ से पूंछ, तो इसमें भी हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में देखो हेड टू टेल जुड़ी हुई है, खोपड़ी से पूंछ जुड़ी हुई है, तो यहां पर जो है आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो सर शिफ्टिंग कैसे करूं? तो ये इसको जरा हटाना और इसकी पूंछ से पूंछ मिला देते हैं, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, है ना। ये इस वेक्टर को मैं उठा के बिना रोटेट करे आगे खसका देता हूं। अब ये एंगल मुझे दिख रहा है टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 और जोड़ो सर 50, तो 35 डिग्री। तो सर थर्ड वाले का आंसर है 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हेड टू टेल जुड़ा था, तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ा। तो ये बात अब आप ध्यान रखिएगा। तो 35 डिग्री इज द आंसर। तो सो इजी, एंगल निकालना बड़ा आसान। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसके आगे प्रोसीड करा जाए, प्रस्थान किया जाए। अब बारी आ गई एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, जिसका आपको कब से इंतजार था, है ना। आप कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सर एडिशन बताओ, क्योंकि सर वो जो पहली क्लास में आपने बोला अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है कि आपने कहा था 2 + 3 करो तो 5 हो जाता है। लेकिन सर मुझे कुछ याद आ रहा है कि आपने कुछ 2 ईस्ट + 3 नॉर्थ ऐसा कुछ किया था, और ऐसे करके आपने आंसर लिख दिया था कुछ अलग ही सर, एकदम ही अलग आपने आंसर लिख दिया था। जैसे इसका आंसर आएगा √13। अब ये सर कैसे आ रहा है, ये √13 कहां से बन रहा है? तो अब ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है कि वेक्टर्स किस तरीके से ऐड होते हैं। यहां सिर्फ नंबर का एडिशन नहीं होता, डायरेक्शन को भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वेक्टर एडिशन बहुत ही अलग अपने आप में एक दुनिया है। तो चलिए इस दुनिया में आप प्रवेश करते हैं, इस संसार में कि क्या है वेक्टर का जुड़ाव या घटाव। ओके, तो सबसे पहले इजी वाला केस कर रहे हैं, दिस इज द इजीएस्ट केस, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर में दिस इज द इजीएस्ट केस है। ये इजीएस्ट क्यों है? क्योंकि ये बात कर रहा है एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर के एडिशन की बात कर रहा है। अब कोलिनियर यानी क्या होता है? कोलिनियर का सीधा सा अर्थ होता है जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, है ना, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। तो कोलिनियर वेक्टर्स किस तरीके से जोड़े जाते हैं अब आप खुद बता दोगे, देखो मुझे, है ना, देख के खुद ही समझा दोगे। अतः जब हम ये देखते हैं कि 2 ईस्ट + 3 नॉर्थ ऐसा कुछ लिखा है, तो सर हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 और 3 को तो हम जोड़ दें, लेकिन ईस्ट और नॉर्थ को कैसे जोड़ सकते हैं सर? तो बात आपकी बिल्कुल सही है, ये तो आप नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 ईस्ट में 3 ईस्ट जोड़ दो, अब आपको बताइए क्या कोई समस्या होगी इसको सॉल्व करने में? तो इसको सॉल्व करने में हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों ईस्ट है, तो सीधा सर लिख दो 5 ईस्ट। तो बस यही तो बात ऊपर लिखी है कि व्हेन कोलिनियर वेक्टर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर, अगर दोनों वेक्टर सेम ही दिशा में, पैरेलल का अर्थ क्या होता है? पैरेलल का अर्थ होता है एक ही डायरेक्शन में। तो अगर इनकी डायरेक्शन एक ही है तो आप इनको सीधा स्केलर की तरह जोड़ देना। या लेकिन सर कोलिनियर में तो एंटी पैरेलल भी होते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर यहां पर लिख दिया जाए कि भैया हम जोड़ रहे हैं 2 ईस्ट + 3 वेस्ट, तो क्या ये आपसे नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। ये भी कोलिनियर वेक्टर है, ये आपस में 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, एक ईस्ट में जा रहा है तो एक वेस्ट में जा रहा है, तो इसका भी तो आप आंसर लिख ही सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर? आप ये जो 2 ईस्ट लिखा है इसको घुमा दो 180 डिग्री, 180 डिग्री टर्न कर दो, ये बन जाएगा -2 वेस्ट। बताइए, है ना, बन जाएगा ना -2 वेस्ट। इसको ईस्ट से घुमा के वेस्ट में, ईस्ट से घुमा के वेस्ट में कर दो, नेगेटिव साइन लगा दो, तो बात एक ही है। तो इसका आंसर आपका हो गया 1 वेस्ट। तो जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो तो बिल्कुल स्केलर की तरह जोड़े या घटाए जा सकते हैं,
है ना, उसमें कोई समस्या किसी को नहीं होगी। इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल एडिशन, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। तो सीधे आपको दिख रहा है इन दोनों वेक्टर को जोड़ा तो एक बड़ा वेक्टर आ गया उसी डायरेक्शन में। देखो a प्लस बी सी, ये येलो कलर का जो वेक्टर है ये इन दोनों का जोड़ के बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात एक डायरेक्शन में होंगे तो फाइनल भी उसी डायरेक्शन में आएगा, और वही हमें दिख रहा है। दो एक डायरेक्शन के वेक्टर जोड़े, आंसर भी उसी डायरेक्शन में। ऑपोजिट थे एक दूसरे से, तो जो बड़ा है वो डिसाइड करेगा। ये रस्साकशी का गेम हो गया, देखा है ना आपने रस्साकशी का गेम। इधर से ईस्ट में खींच रहा है 2, है ना, और वेस्ट में कितना खींच रहा था, वेस्ट में खींच रहा था 3, वो ज्यादा फोर्स था। 3 वेस्ट में खींच रहा था, तो बताओ जीतेगा कौन? जीतेगा वेस्ट सर। वेस्ट 1 ज्यादा है ना ईस्ट से, इसलिए तो आंसर देखो 1 वेस्ट आया। तो इन दोनों को जोड़ना यानी एक तरीके से घटाना ही हुआ, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो इसीलिए जब हमने आंसर लिखा है तो 1 वेस्ट आया, है ना। सिंपल है, यहाँ तक तो सब लोगों को क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो यहाँ से टेक अवे है, इसको आप लिख लो, ये सारे एग्जाम्पल भी लिख लो। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हम वेक्टर लॉ से समझेंगे, क्योंकि ये तो कोलिनियर नहीं है। तो सर इनको कैसे सॉल्व करते हैं, रूट 13 कैसे आया? तो रूट 13 कैसे आया मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी हम लॉस पढ़ेंगे, उससे आपको इसका आंसर मिलेगा। अभी तो आप इस पे फोकस करो, ये अभी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको चेक करिए, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है कि कोलिनियर को किस तरीके से ऐड किया जाता है? यहाँ तक तो क्लैरिटी होगी आपकी। कॉमन संडे टेस्ट के बारे में, संडे टेस्ट के बारे में बताइए। हाँ, तो संडे टेस्ट में यूनिट डायमेंशन आ रहा है, हाँ ठीक है। संडे टेस्ट का जो बार बार पूछा जा रहा है, तो यूनिट डायमेंशन आ रहा है आपका चैप्टर, तो क्या दिक्कत है? सर दूसरे वाली फिगर में हेड टू हेड जुड़े हैं, तो एंगल 150 कैसे हुआ? तो भाई हेड टू हेड या टेल टू टेल दोनों तो जोड़ सकते हो। आपने लिखा नहीं कि आपके सामने वाला लिखा हुआ था कि एंगल लेने के लिए या तो हेड टू हेड जोड़ो या टेल टू टेल जोड़ो, दोनों चलता है। हेड टू टेल नहीं जुड़ना चाहिए, हेड टू हेड टेल टू टेल दोनों चलेगा, है ना। तो हेड टू हेड होगा तो भी एंगल चलेगा, ठीक है। ओके, नाइस एक्सप्लेनेशन, यू मेक फिजिक्स सो मच इजी फॉर अस। ओके लावण्या, थैंक यू। -2 कैसे आया? -2 कहाँ आया? -2 तो कहीं आया नहीं है, ठीक है। इनकी वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, बिल्कुल। थर्ड में -2 लिखा है, -2। अच्छा ये, अरे यार ईस्ट को पलटाओगे तो क्या मिलेगा? ईस्ट को पलटाओगे तो माइनस ही तो मिलेगा। 2 ईस्ट को घुमाओगे तो क्या मिलेगा? -2 वेस्ट ही मिलेगा ना। आप खुद सोचिए, ईस्ट को हम घुमा दें, सर अब आप बोलोगे सर घुमाया क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन तो ऐड कर सकते हैं। अब एक डायरेक्शन ईस्ट है, एक डायरेक्शन वेस्ट है, तो क्या करोगे बताइए? अगर एक ईस्ट है और एक वेस्ट है तो फिर आप क्या करोगे? जैसे अगर आप, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको बोल रहा है कि 2 को ऐड करो, एक नंबर है 2 जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसमें ऐड कर दो 3, या उल्टा कर देते हैं, 2 को कर देते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 3 को कर देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब मैं आपको बोल रहा हूं इन दोनों को जोड़ो, तो अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, एक प्लस एक्सिस के अलॉन्ग है, एक माइनस एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वही तो बात हुई कि एक इधर है 3 और एक इधर है 2, तो इनको जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा? तो एक्चुअली वो डिफरेंस ही होगा ना, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे से विपरीत है। तो आप क्या करोगे? इस 2 को घुमा के पॉजिटिव में कर दोगे, ऐसे लिख दोगे -2 प्लस एक्स एक्सिस, है ना। इसको 180 डिग्री घुमा दो। बेसिकली आप नेगेटिव से दर्शाना चाह रहे हो कि इनको ऐड मत कर देना। क्या इसका आंसर 5 होगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 5 आएगा? नहीं आएगा सर, 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो एक दूसरे से ऑपोजिट है तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 2 एक्चुअली ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हुआ 3 में से। तो वही बात है, 2 ईस्ट और 3 वेस्ट को जोड़ोगे तो एक दूसरे से विपरीत है, तो ईस्ट आपका जुड़ेगा नहीं, वो एक्चुअली माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। उसको आपने 180 डिग्री घुमाया, वेस्ट में किया, वेस्ट में करके नेगेटिव लगा दिया, आंसर 1 वेस्ट आया। ये तो ऑब्वियस सी चीजें हैं, इसमें आप लोग इतना डाउट क्यों आ जाता है आप लोगों के दिमाग में, है ना। तो आसान सी बात है, जो दिशा में विपरीत होते हैं
उनको जोड़ो भी तो वो घटते ही हैं। अब मैं 3 को -2 में जोड़ूंगा तो आंसर तो 1 ही आएगा ना, तो 5 तो आएगा नहीं। तो बस ये वाली बात है। चलिए अब तो क्लियर हो गया सभी लोगों को कि ये कैसे -2 कर दिया, क्योंकि ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट, और दोनों को मैंने वेस्ट बना लिया और ऐसे हमने आंसर निकाल दिया। अब नॉर्थ और ईस्ट को आपस में नहीं पलट सकते, क्योंकि नॉर्थ को पलटोगे तो साउथ आ जाएगा, ईस्ट को पलटोगे तो वेस्ट आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर पलटने से आ सकता है? नहीं, इसका आंसर पलटने से नहीं आएगा। तो सर इसका कैसे आएगा? प्रतीक्षा करें, है ना, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो इसको हम वैसे नहीं कर सकते जैसे इनको कर रहे हैं, क्योंकि ये कोलीनियर नहीं है। ये वेक्टर कैसे हैं? ये वेक्टर नॉन कोलीनियर है। और अभी जो मैंने आपको चीज बताई है वो किसके लिए है? कोलीनियर के लिए। चलिए, तो नॉन कोलीनियर के लिए क्या करना है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है आगे पढ़ने वाले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कोई डाउट तो नहीं रह गया अभी भी? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके धन्यवाद। ठीक है, -3 x एक्सिस प्लस 2 x एक्सिस, तो -1 x एक्सिस में आ जाएगा, है ना। जो बड़ा है उसकी तरफ ही तो आंसर आएगा। अब देखो 3 लेफ्ट में खींच रहा है और 2 राइट में, तो आंसर क्या आएगा? ये इतना क्यों आप लोग पूछ रहे हैं? तो बड़ी आसान बात है ना, 3 इधर खींच रहा है और 2 इधर खींच रहा है, तो फाइनल आंसर कौन जीतेगा? 1 इधर आ जाएगा, -1 x एक्सिस या 1 अलोंग -x एक्सिस, जो भी आप लिखना चाहें। ये तो ऑब्वियस सी बातें हैं, ठीक है। 2 ईस्ट प्लस 2 वेस्ट तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 ईस्ट और 2 वेस्ट को जोड़ो, क्या आएगा? तो अब मुझे आप बताओ, रस्साकशी के खेल में दोनों तरफ से बराबर खींच रहे हैं, इधर से भी 2 खींच रहे हैं, इधर से भी 2 खींच रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 0 सर, दोनों ने बराबर खींच लिया, कैंसिल कर दिया, है ना, ठीक है। ऑल राइट। कोई कह रहा है आपकी वॉइस ऋतिक रोशन से मिल रही है। आई ला, मेरी वॉइस ऋतिक से मिलती है मुझे तो नहीं लगता। सर 3 को भी पलट सकते हैं क्या? बिल्कुल पलट सकते हो, दोनों को एक में कर लो। जैसे ये आप लोगों का ये डाउट अच्छा है, इस डाउट को मैं कैटर कर लेता हूँ कि सर आपने तो इसको पलटा, ईस्ट को, आप वेस्ट को पलट दो। हाँ भैया, वेस्ट को पलट लो, कोई इसमें कोई वो थोड़ी है। तो मैंने वेस्ट को घुमा के ईस्ट में कर लिया तो -3 ईस्ट हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हो। तो बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? तो फाइनल आंसर आ जाएगा -ईस्ट। और वो बात एक ही है ना, देखो ये दोनों आंसर सेम ही तो हैं, क्योंकि एक वेस्ट को घुमा के अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? एक वेस्ट लिखो या -1 ईस्ट लिखो, ये एक दोनों के ऑपोजिट ही तो हैं, बात एक ही है ना, समझ गए? चलिए, तो अब ये तो बात आपको क्लियर हो गई है। अब शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स करते हैं, उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल करा देता हूं। एग्जाम्पल देखिए कोलिनियर वेक्टर्स के। जैसे आपके सामने दिया है a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर, तो क्या आपको इसको ऐड करने में कोई समस्या होगी? नहीं होगी सर, सीधा 4a वेक्टर आंसर होगा। तो आपने स्केलर की तरह जोड़ दिया कि नहीं? क्यों जोड़ा? क्योंकि सर ये पैरेलल तो हैं। a अगर ऐसे होता है तो 3a एक्चुअली उसी डायरेक्शन में होगा, बस 3 गुना लंबा होगा ऐसे। तो सर a और 3a को जोड़ दिया क्योंकि ये कोलिनियर हैं, तो इनको तो एज इट इज एज अ स्केलर जोड़ा जा सकता है। अच्छा, माइनस करना हुआ तो सर तो माइनस भी कर सकते हो। जैसे आपको बोल दिया 5b वेक्टर में से 3b वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर 2b वेक्टर। तो बिल्कुल स्केलर की तरह आप जोड़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे से एंटी पैरेलल थे, है ना, डायरेक्शन इनकी 180 डिग्री थी, है तो कोलिनियर ही। 5b वेक्टर ऐसे होगा और 3b कैसे होगा? तो 3b जो होगा वो ऐसे होगा, उल्टा। तो ये भी तो सर कोलिनियर हैं, इसीलिए आपने इसको डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, जो भी कहना चाहो, आपने आंसर 2b लिख दिया। ऐसे ही वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। अब जैसे ये लीजिए आपके सामने, ये पहला था, दूसरा, अब एक और आपके सामने कर देता हूं। मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है, 4a वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करो नेगेटिव ऑफ a वेक्टर। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4a वेक्टर में से नेगेटिव a सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर क्या आएगा? सभी जानते होंगे 5a वेक्टर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस बनाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 5a वेक्टर। तो कितनी आसान बात है ना? तो जब भी आपको सेम डायरेक्शन दिखे, कोलिनियर वेक्टर दिखे, तब आप आसानी से ऐड कर सकते हो। लेकिन
फिर से वही प्रश्न है सर, ये तो समझ आ रहा है लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि a प्लस बी आ गया तो क्या करेंगे। हाँ, तो a प्लस बी आ गया तो क्या करेंगे, वो वेक्टर लॉ में समझेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं वेक्टर लॉ की ओर, आगे बढ़ा जाए। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझने के लिए जो पहला स्टेप है, पहला कदम है, वो है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स को समझना। अब शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होती है, तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के लिए 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। वेक्टर को आप स्पेस में मूव कर सकते हो। क्या सारे वेक्टर्स को मूव किया जा सकता है? नहीं, कुछ केसेस में नहीं किया जा सकता, जैसे जब टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो फोर्स को मूव नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम जो आप देखोगे वो सारे वेक्टर्स मूवेबल होंगे, है ना, फिक्स्ड वेक्टर्स नहीं होंगे स्पेस में, तो मूवेबल वेक्टर्स ही होंगे आपके आसपास। तो मूवेबल वेक्टर्स को मूव किया जा सकता है। और मूव करने का क्या तरीका है, देखो पहला पॉइंट, जब आप वेक्टर को शिफ्ट करो तो उसकी लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, है ना, ये शर्त बिल्कुल सही है। क्या लगता है आपको? अगर मान लीजिए मैं इस वेक्टर को मूव कर रहा हूं स्पेस में, ये ए वेक्टर है, मुझे किसी ने कहा कि इसको यहां से हटाओ और यहां पे लगाओ। चलिए ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं और इधर कर देते हैं। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो आई हैव टू एंश्योर जितना लंबा यहां बनाया उतना ही यहां पे बनाऊं, तभी ये सेम रहेगा, है ना। तो देखिए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ये मैंने इसकी शिफ्टिंग कर दी, इस तरीके से शिफ्टिंग कर दी। तो शिफ्टिंग करते वक्त लेंथ नहीं बदलनी चाहिए। दूसरी बात, शिफ्टिंग करते वक्त डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल आवश्यक है। अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में तो मैं उसको टिल्ट थोड़ी कर सकता हूं, नहीं तो फिर वेक्टर ही बदल जाएगा, फिर शिफ्ट करना नहीं हुआ वो, है ना। तो आपको शिफ्ट करते वक्त डायरेक्शन का भी ध्यान रखना ये एरो जरा सा भी ऊपर नीचे ना हो, जरा सा भी इसका एंगल इधर से या इधर से हुआ तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। या जैसे आपने देखा होगा कई बार आपको कुछ नापना होता है, आपके पास टेप नहीं है, मेजरिंग टेप, आपको देखना है कि चलो यहाँ देखता हूँ ये कितनी डिस्टेंस है, तो आप क्या करते हो, अपने हाथ ऐसे लेते हो और ये हाथ ऐसे लेते हो, फिर क्या इंश्योर करते हो कि ये हाथ बिल्कुल ना मूव करें, ना ऐसे ऊपर नीचे हो, ना अंदर बाहर हो, लेंथ नहीं बदलनी चाहिए। सर ये अगर आप मेजर कर रहे हो तो इंश्योर करो आपके हाथ हिले नहीं, बिल्कुल ऐसे लेके आओ और फिर यहाँ ला के रखो, ये लीजिए ये लेंथ है सर, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही वेक्टर की शिफ्टिंग होती है, बिल्कुल उठाओ, जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए और लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। तो सो इजी टर्म फॉर यू, है ना। तो सर हम शिफ्ट करते क्यों हैं? तो शिफ्ट करने के कई फायदे हैं, जैसे एंगल निकालना था तो हमने शिफ्ट किया कि नहीं। अब जैसे आपको दे दिया था कि एक वेक्टर ऐसा है और एक ये इसकी खोपड़ी टेल से टच कर रही है, ये 30 डिग्री दिया था, तो अब यहां मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा? शिफ्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि टेल और हेड जुड़े होते तो एंगल नहीं ले सकते। एंगल के लिए या तो टेल टू टेल जोड़ो या हेड टू हेड जोड़ो। तो 2 चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो हम ये कर सकते हैं कि इस वेक्टर को उठा के आगे खसका दें, शिफ्ट कर दें, ऐसे शिफ्ट करें कि इसकी टेल से टेल जुड़ जाए। तो चलिए मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं विदाउट एनी मूवमेंट, जितनी लेंथ यहां बनाई है वैसी बना रहा हूं और इसको आगे मूव कर रहा हूं इधर, इसको मैं आगे मूव कर सकता हूं बिना हिलाए ऐसे। तो ये जैसे इधर है ऐसे इस तरफ आ जाएगा, देखो जरा, ये लीजिए शिफ्टिंग हो गई। थोड़ी सी सर आपने टिल्ट कर दिया ऐसा लग रहा है, टिल्ट करना अलाउड नहीं है। चलो टिल्ट नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं वैसा ही बने, बिल्कुल। हाँ तो अब लग रहा है बिल्कुल वैसे ही बनाया है। तो अब बताइए एंगल क्या होगा। तो आपको जो एंगल चाहिए था वेक्टर्स के बीच में वो कौन सा वाला है? वो ये वाला होगा। दिस विल बी कॉल्ड वेक्टर एंगल, है ना, ये वाला, ये वेक्टर एंगल कहलाएगा। ये कितना होगा? तो ये देखो, ये हमें 30 दिया था, तो अब ये कितना हो गया? ये 150 हो गया। तो सर जो वेक्टर के बीच में एंगल है दैट इज एक्चुअली 150, है ना। ओके, क्या सर सिर्फ यही कर सकते हैं, हेड टू हेड नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हो। अब देखो, अब क्या करो, इसको ऐसे उठाओ बिना हिलाए डुलाए इधर उधर करे बगैर, ऐसे उठाओ और हेड टू हेड ले जाके मिला दो, है ना। तो इसको हम ऐसे उठाएंगे, ना इसकी लेंथ बदलेंगे ना उसकी डायरेक्शन, और उठा के हेड टू हेड जोड़ देंगे। ये भी कर सकते हैं, देखना अब आप। तो ये तो ऐसे था ही, जो ये वाला था। थोड़ी सी देखो लेंथ भी बड़ी लग रही है, तो लेंथ भी नहीं बदलना चाहिए, हाँ लेंथ भी सेम होना चाहिए। चलो, तो इसकी लेंथ भी सेम रखी
और इसका हेड उठा के इससे जोड़ दिया, ये लीजिए, है ना। तो अभी भी देखो मैंने इसको रोटेट नहीं किया, एज इट इज पैरेलल रखा है। तो अभी भी ये भी जो एंगल होगा वो सही एंगल है, यही एंगल कहलाएगा। और ये एंगल भी कितना होगा, 150 डिग्री। क्यों होगा ये 150 डिग्री? क्योंकि हमें ये 30 दिया हुआ था। क्या 30 दिया हुआ था? ये वाला, ये क्योंकि हमें 30 दिया था और अब हेड टू हेड जोड़ दिया तो ये भी सही है। तो किसी बच्चे का डाउट भी था ना कि सर हेड टू हेड जुड़ा है तो एंगल कैसे होगा? तो हेड टू हेड में भी वही एंगल होता है जो टेल टू टेल में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दोनों में सेम आंसर आता है, इसलिए एंगल के लिए दोनों चलेगा, या तो पूंछ से पूंछ जोड़ दो या सिर से सिर जोड़ दो, दोनों में सेम आंसर आता है। हाँ, लेकिन सिर से पूंछ मत जोड़ देना, उसमें एंगल नहीं होता। ओके, चलिए, तो ये शिफ्टिंग की बात हो गई। अब चलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सब लोग रेडी हैं इसको जानने के लिए कि सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, वो अभी तक नहीं जान पा रहा है। सर ये 2 नॉर्थ और 3 ईस्ट वाला अभी तक नहीं बताया आपने, ये बताओ हमें ये कैसे आएगा। दोनों नॉर्थ हो तो समझ आता है, दोनों ईस्ट हो समझ में आता है, एक ईस्ट एक वेस्ट हो तो भी समझ में आता है, ये अलग डायरेक्शन का क्या करें। तो चलिए अब आप रेडी हो जाइए, अब हम इसी के ऊपर चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस सामने तो आपके एक इमेज दिख रही है, आपको टाइटैनिक का पोज दिया जा रहा है ना। तो ये टाइटैनिक के पोज वाला क्यों बनाया? एक तो टाइटैनिक का पोज भी, और जब आप ब्राजील की कोई भी पिक्चर देखना, नेट पे डालना ब्राजील, है ना, तो साओ पौलो की एक ऐसी स्टैचू आती है वहां पे, है ना। और फिर फास्ट एंड फ्यूरियस में कहा जाता है दिस इज ब्राजील, है ना। फिर ड्वेन जॉनसन को जाना पड़ता है बिकॉज दिस इज ब्राजील। तो इस तरह की आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक लड़की एक टेबल पे खड़ी है। ये क्या कर रही है? व्हाट इज शी डूइंग? इज शी एक्चुअली डूइंग द टाइटैनिक पोज? नो, इट इज नॉट डूइंग द टाइटैनिक पोज। तो क्या कर रही है फिर? ये मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल का सहारा लिया, है ना। चलिए तो समझते हैं क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ ट्राइंगल लॉ में। देखिए 2 तरीके पढ़ाने के, एक तो ये कि क्यों इतनी मेहनत करो, पिक्चर अपलोड करो, सीधे आएंगे बच्चों को बताएंगे देख भाई ये ट्राइंगल लॉ होता है, ये कैसे जोड़ना, ये कैसे जोड़ना, ये रिजल्ट होता है, चल बच्चे याद कर ले, A+B हो गया तेरा आज का काम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, 1-2 सॉल्व करा दो, डन। लेकिन एक होता है कि थोड़ी सी टीचर भी मेहनत करें, कुछ गूगल सर्च करें, इमेज निकाल के आए, कुछ एग्जाम्पल्स बैठ के सोचें कि कैसे इसे कन्वे किया जा सकता है। तो चलिए अब आपको कन्वे करता हूं मैं कि इसका लॉजिक क्या है ट्राइंगल लॉ का, है ना। तो कन्वे करते हैं। तो आप सब लोग बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे, है ना। चलिए तो सुनिए बड़े ध्यान के साथ। ये पिक्चर क्यों मैंने बनाई है? क्योंकि अब आप अपने आप को इस लड़की की जगह इमेजिन करें, है ना। इसकी जगह आप इमेजिन करें, इसके पास अपने को इमेजिन नहीं करें, लेकिन इसकी जगह आप अपने आप को इमेजिन करें। तो आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, इस टेबल के ऊपर। अब ये टेबल पे आपको बोला गया, ये रही टेबल का टॉप व्यू। हमने क्या कर दिया, आपके खोपड़ी के ऊपर एक कैमरा लगा दिया, ड्रोन व्यू। हम लोग जो है वो ड्रोन व्यू से देख रहे हैं, ऊपर ऐसे कैमरा लगा है, ये कैमरा ऊपर से देख रहा है। टॉप व्यू हम देखना चाहते हैं कि कैसे दिखाई देगा, है ना। तो अब ये देखो टॉप व्यू से ये टेबल दिखाई दे रही है ना, यही टेबल ये ऊपर से दिखाई दे रही है ऐसे। ओके, तो अब देखिए अगर आप ऊपर से देख रहे हैं और आपको बोल दिया जाए कि देखो आप टेबल पे यहां खड़े हो, पॉइंट ए पे यहां पर खड़े हो, तो ऐसा करना, आपको वॉक करना है सीधा और वॉक करके पहुंचना है बी पे। क्या बोला गया आपको? आपको ये बोला गया कि आप ए पे खड़े हो और बी पे चले जाओ। आपको बोला जाएगा सीधे सीधे वॉक करना और चले जाना। हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो अब आप इस टेबल पे चलोगे तो बताइए आपका मोशन कैसा दिखाई देगा? सर ऐसे दिखाई देगा, मैं ऐसे सीधा चलते जाऊंगा और बी पे पहुंच जाऊंगा, है ना। बिल्कुल सही, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ए से चल के बी पे पहुंच गए सीधा ऐसे चल के। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट है, हियर इज द प्लॉट ट्विस्ट। व्हाट इज द प्लॉट ट्विस्ट? प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जब आप चल के जा रहे थे ना इस टेबल पे, इस टेबल में एक्चुअली व्हील्स लगे हुए हैं जो आपको दिख नहीं रहे थे, एक्चुअली पहिए लगे हुए हैं।
एक टेबल मूव कर सकती है, ठीक है, और पहिए लगे हुए हैं। तो जब आप टेबल पे चल के जा रहे थे, हम लोगों ने नीचे से टेबल को ऐसे खसका दिया। तो हम लोगों ने क्या, आप टेबल के ऊपर ऐसे चल रहे हो सीधे, लेकिन हम लोगों ने टेबल को धक्का दिया और इस तरफ थोड़ा सा मूव कर दिया, है ना। ये क्या किया, मूव द टेबल, मूव दी टेबल। हम लोगों ने टेबल को थोड़ा सा एंगल पे ऐसे खसका दिया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका मोशन किस तरीके से नजर आएगा कैमरे में? क्या कैमरे में आपका मोशन सिर्फ ऐसा नजर आएगा, ये क्या नजर आएगा, या दो मोशन नजर आएंगे? बोलिए, प्रश्न क्लियर है? आप तो सीधे सीधे चले हो टेबल पे, लेकिन खुद टेबल ऐसी साइड में मूव कर गई, तो आपका एक्चुअल मोशन क्या नजर आएगा? व्हाट विल बी योर एक्चुअल मोशन? कोई आंसर कर सकता है? हाँ, कौन सा मोशन नजर आएगा? बोलिए। दो मोशन नजर आएंगे, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर हमारे दो मोशन नजर आएंगे, क्योंकि सर मैं तो आगे बढ़ रहा हूं लेकिन टेबल भी ऐसे आ रही है। तो एक्चुअली क्या दिखाई देगा, आप जानते हैं, गैस कर सकते हैं आप, आपका किस डायरेक्शन में दिखाई देगा? तो सर जो मोशन डायरेक्शन में दिखाई देगा, एक्चुअली तो कुछ नजर आ रहा होगा कि मैं ऐसे जा रहा हूं। अच्छा, ऐसे कैसे? आपका मोशन ऐसा क्यों दिखेगा? मतलब इतना भी टिल्टेड नहीं, थोड़ा सा ऐसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके का। अच्छा, ऐसा क्यों नजर आएगा आपका मोशन? क्योंकि सर देखो, दो चीजें, एक तो सर मैं खुद आगे बढ़ा स्ट्रेट चल के, और फिर सर ये जो टेबल थी ये भी तो साइड में हो गई ऐसे। तो एक्चुअली आपके दो मोशन हुए। आपका एक तो खुद आप वॉक किए, है ना, इट इज योर मोशन, यू, एंड दिस इज द टेबल मोशन। एंड व्हाट इज द ब्लू कलर लाइन रिप्रेजेंटिंग? द ब्लू कलर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल मोशन, या कह लो ओवरऑल मोशन। आपका ओवरऑल मोशन तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। समझ में आया? बस बच्चों, आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को विजुअलाइज कर दिया। यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, जानते हैं, कि दो वेक्टर को जब इस तरीके से जोड़ा जाए तो उनका रिजल्टेंट ये तीसरी ट्राइंगल की साइड होती है। लीजिए, अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि सर ये तो हमें पहले से आता था, बस विजुअलाइज करना था। बिल्कुल, दिस इज द ट्राइंगल लॉ दैट इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, द आंसर विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझा देता हूँ। तो पहले क्या ये विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ? ठीक है, कोई बोलेगा सर इसमें नोट्स क्या बनाऊं, नोट्स में क्या लिखूं, स्टैंड ऑन टेबल, पोज लाइक टाइटैनिक? नहीं, नोट्स में ही लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला एग्जांपल जरूर बना लो कि यू आर मूविंग लाइक दिस, ये आपका मोशन है। ये डायग्राम बनाओ, इसमें लिखो योर मोशन, कि हम तो सीधे चले लेकिन टेबल साइड में खसक गई, मूव द टेबल लाइक दिस, एंड द ओवरऑल मोशन विल बी लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए, इसको डायग्राम बना लीजिए ये वाला, और फिर आपको मैं इसको किताबों में कैसे दिया होता है वो बताऊंगा, है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया विजुअलाइजेशन से, अब देखेंगे किताबों में इसको कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं। बना लीजिए जल्दी। ओके, तो जल्दी से बना लिया जाए। आप खुद तो स्ट्रेट चले लेकिन टेबल ऐसे साइड में चली, तो ओवरऑल मोशन आपका ऐसा नजर आएगा, है ना। क्योंकि देखिए हर बार क्या हो रहा होगा, आप थोड़ा सा चलते हो और टेबल भी साइड में हो जाती है ऐसे, है ना। फिर आप थोड़ा सा चलते हो और टेबल थोड़ी सी साइड में ऐसे हो जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप साइड में भी जाते जा रहे हो। जैसे ये चले आप, फिर से मैं बता देता हूं, आप एक कदम चले और टेबल थोड़ी सी साइड में चली। एक्चुअली आप कैसे चले? एक्चुअली आप ये चले, फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे लेकिन सर मैं तो फिर स्ट्रेट चलूंगा। तो चलो, आप फिर स्ट्रेट चले और टेबल फिर साइड में चल गई, तो फिर क्या हुआ, फिर आपका मोशन ऐसे हुआ। फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेट चले कि सर देखो मैं फिर से स्ट्रेट चल रहा हूं। तो आप स्ट्रेट चल रहे हो लेकिन जो टेबल है, टेबल फिर थोड़ी सी साइड कर दी गई और टेबल साइड कर दी गई, तो आपका मोशन ऐसे हो गया। तो आप एक्चुअली तो देखो ऐसे जा रहे हो टेढ़े, है ना, खुद ऐसे चल रहे हो, टेबल ऐसे चल रही है, लेकिन आपका ओवरऑल ऐसा आ रहा है। ये दिस इज हाउ योर ओवरऑल मोशन इज, ऐसे जाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। चलिए, तो यहां तक क्लैरिटी है। अब जरा ट्राइंगल लॉ को समझते हैं किताबी भाषा में। तो किताबी भाषा कहती है इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, अगर आपको दो वेक्टर्स ए और बी को जोड़ना है तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लिख लीजिए क्या इसमें करना है। पहला पॉइंट, टू ऐड टू वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ के अंदर टू ऐड टू वेक्टर्स, जॉइन देम, join the head of one vector or head of first vector to the tail of the other। तो लिखते जाइए, ये इसके लॉ के नियम है कि वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने के लिए क्या करना होता है, क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम है टू ऐड टू वेक्टर्स, जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकेंड।
पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की पूंछ से जोड़ दो। ये सबसे पहला नियम है और ये बड़ा ध्यान से समझिए। एक का हेड दूसरे से टेल से जोड़ रहे हैं। एंगल में हम ऐसा नहीं करते हैं। एंगल में हम ये करते हैं, एंगल में कहते हैं कि टेल से टेल जुड़े या हेड से हेड जुड़े। ट्राइंगल लॉ में अलग है। ट्राइंगल लॉ में है कि हेड जो है वो टेल से जुड़े, ठीक है। तो एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ दिया। तो अब जैसे मुझे ए और बी को जोड़ना था, देखो यहाँ पे ए और बी को मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूं, इनको शिफ्ट करो। लेकिन सर क्या शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स बताया, तो ये ऐसे लेके आओ। क्या टेल टू टेल जोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, टेल टू टेल नहीं जोड़ना है सर, हेड टू टेल, हेड टू टेल जोड़ना है, ठीक है। तो इसकी ये रही टेल, ये रही, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसका टेल और इसका हेड जोड़ सकते हो, या दूसरा भी कर सकते हो, इसका हेड और इसकी टेल जोड़ सकते हो। आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। अब जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इस डायग्राम में देखो क्या किया गया है। इस डायग्राम में ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है ना। तो आप एक काम करो, ये ए को ऐसे शिफ्ट करो, लेके आओ, इस ए को ऐसे लेके आओ। ये तो आपका बी है एज इट इज, इसकी टेल ये रही। अब ए का ऐसे उठा के इसको लेके आओ बिना रोटेट किए, और लाके इसकी टेल यहाँ पे जोड़ दो। जोड़ दी, ये लीजिए, आपने इसकी टेल से इसका हेड जोड़ दिया। अब जो आंसर आप पाना चाहते हो कि a प्लस बी आंसर क्या, व्हाट इज a प्लस बी, आपका आंसर क्या लाना चाहते हो आप, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो आप जानना चाहते हो कि इनको ऐड करके फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो फाइनल रिजल्ट विल बी सम c वेक्टर। वो c वेक्टर सर कहाँ है? तो वो c वेक्टर अब इस टेल से शुरू होके इस हेड तक जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब मैं बना देता हूं फाइनल आंसर। जो आपका होना चाहिए वो होगा ये वाला, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये जो आपको अब दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम सी वेक्टर कहेंगे। दिस इज योर सी वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर को जोड़ना हो, एक का टेल और एक की हेड जोड़ो। अब कोई यहां पर बोलेगा सर एक बात बताओ, आपने ए का हेड ही इसकी टेल से क्यों जोड़ा? उल्टा भी तो कर सकते थे, हम बी का हेड ए की टेल से भी तो जोड़ सकते थे। आप बिल्कुल सही हो, करो, और ये सेम ही आंसर होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। डोंट वरी, इट विल बी सेम आंसर। चलिए आपको करके बता देता हूँ। हाँ, तो अब क्या करना है बताइए सर। अब है ना, बी का हेड ए की टेल से जोड़ो। चलिए, तो मैं ए को तो एज इट इज बना देता हूं। ये मैं ए को, अच्छा उल्टा बना दिया, ठीक है। तो फिर से मैं बना देता हूं, ए को तो एज इट इज बना दो सर। चलिए ये बना रहे हैं हम लोग ए को, ये लीजिए, है ना, ये ए को मैंने बना दिया लाइक दिस, ओके। अब सर मैं चाहता हूं कि ये जो ए की टेल है ना, इसके साथ बी का हेड जोड़ो। चलिए वो भी जोड़ देते हैं। तो लेके आते हैं बी को ऐसे उठा के लेके आते हैं और इससे जोड़ देते हैं। तो बिल्कुल भी रोटेट नहीं होना चाहिए, देयर शुडंट बी नो रोटेशन। ये लीजिए, है ना, यही बी उठ के ऐसे आ गया इधर। तो अब बताइए अब क्या आंसर होगा? तो आंसर तो सर यही होगा। फिर फाइनली इस टेल से इस हेड को जोड़ दो, वही आपका फाइनल आंसर है। तो बस ये आंसर है, ये लीजिए, ये वही सी वेक्टर है जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया। ये भी सेम आंसर है, दिस इज ऑल्सो अ सी वेक्टर ओनली। ये भी आपका सी वेक्टर है। तो एक बार देख लो समझ आया या नहीं। पहले डायग्राम बनाओ, फिर मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूं, है ना। आई विल रिपीट वंस अगेन, पर पहले आप लोग डायग्राम बना लें। तो पहली कंडीशन, टू ऐड टू वेक्टर्स जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट विद द टेल ऑफ सेकंड। एक का हेड और दूसरे की टेल मिलनी चाहिए। दोनों के हेड नहीं जोड़ सकते, दोनों के टेल नहीं जोड़ सकते। वेक्टर लॉ का ये नियम है, ठीक है। अब ये जोड़ लिया, फिर उसके बाद जो फाइनली आपको बनेगा वेक्टर, वो क्या होगा? वो आपका रिजल्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, जो आप रिजल्टेंट भी बना रहे हो, देखो एक हेड और एक टेल तो जुड़ गए, तो अब बचेगा क्या? अब एक टेल बचेगी और एक हेड। इस टेल से इस हेड तक जो बनाया जाता है वो फाइनली क्या होता है? आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, चलिए डन, समझ में आ गया। अब आप देखिए, ये किताबी भाषा है क्या? यही चीज आपने नहीं निकाल ली थी? यही चीज तो आपने पहले ही बता दी थी। ये किताबी भाषा से अच्छा तो विजुअलाइजेशन था। विजुअलाइजेशन में सीधा ही था कि आप ऐसे चले, टेबल थोड़ी सी साइड में खसकी, तो आपका ओवरऑल ये है। देखो ये वही है ना, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वही तो कह रहा है कि यू प्लस टेबल जोड़ो तो ये आएगा, है ना। अब जिस किसी का डाउट हो सर मैं ऐसे बना लेता तो क्या आप ऐसे चले हो? नहीं, आपका खुद का मोशन ऐसे ही तो होगा। तो जिस डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं ना, एरो जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, फाइनल आंसर भी उसी डायरेक्शन में होता है। आप उल्टा मत बना दीजिएगा, कभी भी ये मत कर देना कि सर देखो मेरा ए ऐसे था और मेरा बी सर ऐसे था, तो मैंने सी ना ऐसे बना दिया। बताओ क्या ये सही होगा कि गलत होगा? अरे जब दोनों वेक्टर इधर जा रहे हैं तो आप उल्टा कैसे चल सकते हो? आप भी तो फाइनल टोटल मोशन उधर ही आएगा। तो ये चीज आप समझिएगा। लोगों क्या रिसाइकल के साइन की आदत रहती है, उनको लगता है वो रिसाइकल का साइन बना रहता है ऐसे, इसलिए ऐसा होना चाहिए, ऐसे में जरा अच्छा लगता है ना। ये जरा एक अजीब आ जाता है तो हमें ये एक दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो अजीब लगता है तो लगे, लेकिन रियलिटी तो यही है। अगर दोनों वेक्टर ऐसे चल रहे हैं तो तीसरा भी उसी डायरेक्शन में चलेगा, उनका रिजल्ट भी।
अलग नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अब जो दूसरा पॉइंट यहां लिखना था आप वो लिख लो, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स को आपने जोड़ा है ना, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो तीसरी साइड आती है ना ट्राइंगल की, जैसे ये दो जुड़ गए तो सिर्फ दो ही साइड बनाई ट्राइंगल की, जो रिजल्टेंट होता है वो तीसरी साइड होती है। रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, रिजल्टेंट का क्या अर्थ होता है? रिजल्टेंट का अर्थ होता है जो फाइनल रिजल्ट आए। रिजल्ट यानी दोनों को जोड़ के क्या रिजल्ट है, ये सी को ही हम रिजल्टेंट कहते हैं, कि फाइनल आंसर रिजल्टेंट कहलाता है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर रिजल्टेंट का अर्थ क्या होता है। जो फाइनल रिजल्ट हमें मिले इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो ये हो गया आपके सामने ट्राइंगल लॉ का प्रश्न, ठीक है। अरे ये कैसे बचकाने सवाल होते हैं, है ना, ये बचकाने डाउट होते हैं कि मॉड्यूल में 9 टाइप के हैं, आपने 4 कराए, इसमें 5 हैं, उसमें 10 कराए। अरे भाई टाइप किसी को भी बनाया जा सकता है ना। टाइप तो कुछ भी बना दो, कुछ भी नई चीज कर दो, बोल दो ये एक टाइप है। पढ़ाया तो वही आएगा ना जो स्टैंडर्ड। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब बुक्स और मॉड्यूल बनाए जाते हैं उसमें जान करके चीजों को बड़ा बड़ा करके बताया जाता है, ताकि ये लगे कि इस मॉड्यूल में ज्यादा दिया है उस वाले मॉड्यूल से, है ना। तो ये इन चक्करों में ना फंसे कि यहाँ 9 दिए, यहाँ 8 दिए। इनके अलावा कुछ नया मिल जाए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो बताया है उसके अलावा नया आपको नहीं मिलेगा। अब टाइप आपको ये है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था IJK में, है ना। तो IJK में ऑलरेडी हमने देख लिया था। ओके चलो, पोल 15 अगस्त को क्लास होगी नहीं होगी, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है पहली क्लास देखिए। पहली क्लास का डाउट तीसरी क्लास में मत पूछिए, है ना। पहली क्लास में बताया गया वेक्टर क्या होता है। ओके, टेल क्यों नहीं जोड़ सकते, किसमें, इस ट्राइंगल लॉ में। उसी का तो लॉजिक आपको दिया। टेल इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर टेल कैसे जोड़ोगे। आपको दिख रहा है कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट ऐसा मोशन होगा ना। तो ये विजुअलाइजेशन से सीधा, इसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि प्रूव वाई ओनली टेल टू हेड वॉज ज्वाइंट, वाई नॉट टेल टू टेल। कोई मैथमेटिकल इसका प्रूफ नहीं है, ये लॉजिक है। लॉजिक है कि ऐसे। अब जैसे आप मुझे बोलो कि सर मैंने फोर्स ऐसे लगाया किसी ब्लॉक पे, क्या प्रूफ है कि ये ब्लॉक ऐसे ही चलेगा किसी डायरेक्शन में। अरे प्रूफ क्या, ये लॉजिक है, कॉमन सेंस है। इधर फोर्स लगाया है तो इधर ही चलेगा। अब इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ तो है नहीं, इधर ही जाएगा, है ना। तो ये वाली बात रहती है। तो कुछ चीजें लॉजिकल होती है, उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती। चलिए, तो अब मैं एडवांस के क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले आपको और विजुअलाइज थोड़ा सा करके बता देता हूं। देखिए फिर से बना लीजिए, कोई मल्टीपल केसेस आपको करके बताता हूं, एग्जांपल्स करके। जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस देखिए, कुछ इस तरीके का आपके सामने सिस्टम है कि ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आपका कुछ बी वेक्टर, इस तरीके का। आपको बोल दिया इन दोनों को जोड़ो, एड दीज टू वेक्टर्स। तो बताइए आप क्या करेंगे यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो जैसा कि यहां पर कहा गया, पहले तो आप हेड और टेल ज्वाइन करें। तो हेड और टेल ज्वाइन कर दो। तो किसका हेड किसका टेल आपके ऊपर है, जैसे भी करो आंसर सेम ही आता है। देखो मैंने करके बताया, चाहे ए का हेड बी की टेल से, चाहे बी का हेड ए की टेल से, आंसर सेम ही आता है, डिफरेंट नहीं होते हैं। तो डजेंट मैटर कि कौन आपके लिए फर्स्ट है कौन सेकंड है ना, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो चलिए इन दोनों को जोड़िए। तो जोड़ने का तरीका बड़ा आसान है सर, एक काम करो, ये ए को फिर से ऐसे बना दो शिफ्ट करके। देखो आपके सामने इधर ही बना देता हूं मैं। इस ए को ऐसे शिफ्ट किया, इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे शिफ्ट करके, देखो मैंने यहां बना दिया। ये लो, उतनी लेंथ का बनाने का कोशिश करते हैं, शायद थोड़ी सी बड़ी दिख रही है लेंथ। अब ठीक है ना, अब उतनी लेंथ का मैंने बनाया। तो ये लो, ये आ गया ए वेक्टर, ठीक है। अब क्या करूं, तो बी की टेल इससे लाके जोड़ो। अब सर इसके पैरेलली मूव करना, ठीक है। हाँ, तो इसके पैरेलली मूव करते हैं। चलो, ये पैरेलल लाइन आ रही है, ये आ रही है, ये लीजिए। तो बी बनाओ, तो बी को बिना रोटेट किए यहां लेके आओ। चलिए लेके आइए। देखिए लेंथ बदली तो नहीं है ना, बदली तो नहीं है ना लेंथ। हाँ सर इतनी है, ठीक है, दिख रहा है आपको। वही बी उठा के मैंने इधर ले आया मैं। तो एक का टेल और एक का हेड जुड़ चुका है, क्या सबको नजर आ रहा है। देखो ए का हेड है और बी की टेल है, तो जुड़ चुका है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा अब ये तीसरी साइड। अब ये तीसरी साइड क्या, तीसरी साइड टेल से शुरू होती है और हेड तक जाती है। तो ये है आपका आंसर फॉर सी वेक्टर। समझ में आया। तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा था कि ए प्लस बी एड करके बताओ, तो जो सी वेक्टर आप चाहते हो ए प्लस बी, उसका आंसर आपके सामने। तो फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इसकी टेल पे लाके
नहीं सॉरी, इसके हेड पे लाके इसकी टेल जोड़ दी, देखो बी की यहाँ पर टेल जोड़ दी लाके, और फिर टेल से लेके हेड तक ज्वाइन किया, वो रिजल्टेंट हो गया। हाँ समझ में आ गया। चलिए और कुछ एग्जाम्पल सर करवाओ, तो और भी आपको बता देते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये तो हो गया। अब कोई आएगा सर मैं अगर उल्टा करता तो मैं ए का टेल ले जाके बी से जोड़ता, सेम आंसर आएगा। आप करके देख लो, इसको उठा के यहाँ कर लो, देखो ऐसा ही सी आएगा ना, जैसा अभी आपको दिख रहा है। अगर इसको उठा के यहाँ रखते तो भी सेम आंसर आता, आंसर नहीं बदलता ऑर्डर बदलने से, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करिए। सर मान लो राइट एंगल ट्राइंगल लो, एक ये रहा ए वेक्टर और सर हमें दे दिया दूसरा बी वेक्टर, मान लीजिए दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है। सर अब करके बताओ, दोनों वेक्टर 90 डिग्री है, अब क्या आंसर होगा? तो कोई बात नहीं, टेल टू टेल तो जोड़ नहीं सकते, इसको उठा के इसके हेड से जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए करिए, इसको मूव करिए इसके पैरेलल। तो मैं बना देता हूँ, ए को तो मैंने इसके पैरेलल ऐसे बनाया, यहाँ पे देखिए सेम दिख रहा है ए, हाँ सर ए तो बना दिया। अब क्या करना है? अब सर इसकी टेल इसके हेड से जोड़ो। चलिए तो इस बी को उठाते हैं और सीधा यहाँ ले जाते हैं, ये जोड़ दिया है ना, इस बी को उठाया और यहाँ ले जाके जोड़ दिया। तो अब आंसर क्या आएगा? एक का हेड और एक की टेल जुड़ चुकी है, तो आंसर होगा इस टेल से लेके इस हेड तक। सर ये वाला आंसर है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, यही आंसर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज दी आंसर, दिस इज योर टी वेक्टर। तो अब आपको ट्राइंगल लॉ क्लियर हो चुका है, जल्दी बताइए। ट्राइंगल लॉ इज क्लियर, नो डाउट एट ऑल, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। चलिए तो है भी तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सर आप मेरे डाउट का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? दैट्स रॉन्ग। तो उसने यहाँ क्या डाउट है आपका, आपने पूछा ही नहीं। बोलिए। सर सी का डायरेक्शन बी के और क्यों थे? सी का डायरेक्शन बी के और नहीं होता है, बी या ए के और से नहीं होता, ठीक है। इट डजंट मैटर कि सी या बी की तरफ है। व्हाट मैटर्स इज कि जब आप एक की हेड दूसरे के टेल से जोड़ देते हो तो हर बार आपको क्या दिखता है? फिर फाइनली एक का हेड दिखता है और एक की टेल, तो उस हेड से टेल को जोड़ देना होता है। ये हमेशा नहीं कि हमेशा बी की ओर ही होगा या हमेशा ए की ओर होगा, नहीं। आपको तो बस देखना है दोनों को जोड़ने के बाद एक टेल नजर आएगी और एक हेड नजर आएगा, उनको जोड़ देना, दैट इज द आंसर। ठीक, क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आप सोचिए, हैरान हो जाएंगे, ये बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप सोचो जेई एडवांस तक ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यू विल बी हाईली सरप्राइज। मेंस तो छोड़ो, जेई एडवांस हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ट्रायंगल लॉ। लीजिए आपके सामने जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। 2017 का ये एडवांस में आया हुआ, विश्वास नहीं है तो वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। 2017 का पेपर खोलना, जेई एडवांस का ट्रायंगल लॉ पे सवाल मिलेगा आपको। तो कभी कभी जेई एडवांस भी सरप्राइज कर देता है। जब हमने देखा ना, और देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जेई एडवांस में जब कुछ ज्यादा ही इजी आ जाता है ना, तो हम लोगों को एज ए टीचर भी डाउट होने लगता है कि क्या ये सही है या इसमें कुछ छुपा हुआ है। जेई एडवांस तो इतना आसान नहीं पूछ सकती। तो जब पेपर आता है तो हम सब टीचर सॉल्व करते हैं आते ही पेपर। तो जब मुझे आज भी याद है, जब ये आया ही था पेपर और सॉल्व किया, एक लाइन में सॉल्व हो गया ट्रायंगल लॉ लगा के। तो बार बार फिर सारे टीचर एक दूसरे से कंफर्म कर रहे थे कि सर ये क्या यही आया आपका भी? सर आपका भी यही आया? तो हम सब कंफ्यूज हो रहे थे, हाँ बट ये जेई एडवांस ऐसा क्यों पूछेगी, सीधा ट्रायंगल लॉ। क्या करें, कभी कभी सरप्राइज कर देती जेई एडवांस। तो आप भी देखिए आपके सामने कितना आसान प्रश्न, पढ़िए इसको पहले। इन द फिगर 3 वेक्टर्स P, Q, R are as shown in the figure. Let S be any point on the vector R. ये S एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। Between points P and S, the distance between P and S is B into modulus of R. The general relation among P, Q, S is, है ना। चलो पोल क्रिएट करूं, तो जल्दी से पोल क्रिएट करता हूं आपके लिए 45 सेकेंड्स का। 45 सेकेंड्स आपको देता हूं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। ट्राई करिए इसको, ट्रायंगल लॉ लग रहा है सीधा सीधा। ओके, अब तक तो आंसर आ गया होगा। सीधा ट्रायंगल लॉ है ये, है ना, ट्रायंगल लॉ पे आधारित है। चलिए पोल हो चुका है ओवर। इतना आसान प्रश्न जेई एडवांस का पहली बार, इसका सही आंसर था ए ऑप्शन। अरे सिर्फ 70%, ये क्या हुआ?
अरे भाई इस आसान प्रश्न को भी 17% लोग ही सही कर पाए, क्या हुआ बाकी लोगों को? अरे ट्राइंगल लॉ अभी देखना, आप खुद जब देखोगे ना सोल्यूशन हैरान हो जाओगे, अच्छा सर यही करना था, सही में हाँ यही करना था। देखो यहाँ पर आप देखो पी वेक्टर कहाँ दिख रहा है, सर ये देखो ये एरो बना हुआ है तो पी वेक्टर नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है जरा बताओ। सर ये देखो ये पी वेक्टर यही है, गलत तो नहीं कह रहे हैं आप? तो बच्चे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो पी वेक्टर है, देखो है ना, दिस इज योर पी वेक्टर, तो लिख दो ये रहा आपका पी वेक्टर। अच्छा इसका हेड यहाँ है, अच्छा सर ये वाला वेक्टर क्या है? पी एस। सर ये पी एस वेक्टर क्या है? तो चलिए आपको पी एस वेक्टर बना देते हैं, ये रहा पी एस वेक्टर, यही है ना, ये पी एस वेक्टर हो गया। पी एस वेक्टर ये क्या है? इसकी लेंथ तो बी आर है, बी इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये इसकी लेंथ है, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन यही आर वेक्टर, ये पूरा आर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी आर वेक्टर। तो एक तरह से बेसिकली ये क्या हो गया, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि बी टाइम्स आर वेक्टर है, आर वेक्टर में बी का गुणा कर दो तो आर वेक्टर का एक छोटा सा ये पार्ट है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ, टाइनी पार्ट ऑफ द आर वेक्टर, ये छोटा सा वेक्टर एक भाग है ये आर का, है ना, कितना भाग है? बी गुना, और बी ऑब्वियसली यहाँ 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर बी 2 होता तो ये तो आर से 2 गुना आता, ये आर से कम आ रहा है, आर ये बड़ा वाला है पी से क्यू, है ना, ये उससे छोटा है, तो बी इज लेस देन 1, दिस इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ आर। तो अब आपके सामने क्या हो गया, तो इसको हम डायरेक्टली बी आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये और कुछ नहीं, ये आपका बी आर वेक्टर है। अच्छा और देखिए कितनी बढ़िया बात कि ऑलरेडी आपके लिए इंतजाम कर दिया, इसकी टेल और इसकी हेड आपस में जुड़ रही है, दिख रही है आपको, पी वेक्टर की टेल और पी एस वेक्टर की सॉरी पी वेक्टर का हेड और बी आर वेक्टर की टेल आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ट्राइंगल लॉ दिख रहा है, बिल्कुल सर यही तो था, एक वेक्टर का हेड एक की खोपड़ी दूसरे की पूंछ में जुड़ी हो तो जो तीसरी साइड होती है वो क्या होता है? वो रिजल्टेंट होता है सर, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। तो बताइए यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट यही होगा बच्चों, क्या होगा? ये वाला, दिस इज द रिजल्टेंट, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये वाला यही तो रिजल्टेंट है, ये एस वेक्टर ही आपका रिजल्टेंट है, दिस एस वेक्टर इज योर रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो बस ये ट्राइंगल को देखिए और आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट विच इज एस वेक्टर। ये लो, अब सर आर वेक्टर कहां से लाएं? क्वेश्चन में गिवन है आर वेक्टर इज क्यू माइनस पी, तो रख दो इसको, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एस वेक्टर। देखिए सॉल्व करिए, तो बी का अंदर गुणा कर दो, ये आपने गुणा कर दिया है ना, अब ये p और अच्छा b का इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी तो b का मल्टीप्लाई करो, p वेक्टर है ना, अब ये p वाले साथ में लेके आओ, ये p और ये p एक तरफ ले आओ एक साथ, और b q अलग लिख दो, और देखिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं सर, इसमें से p वेक्टर कॉमन ले लो, 1 माइनस b रह जाएगा और p वेक्टर कॉमन आ जाएगा, एंड देन दिस इज आवर आंसर। तो जेई एडवांस का सॉल्व हो गया ट्राइंगल लॉ से। हाँ बच्चा बिल्कुल, यही तो जब हम लोगों ने इसको पहली बार देखा था जेई एडवांस में, तो हम सब लोग हैरान हो गए थे टीचर्स कि इतना आसान तो मजा आया कि नहीं? आप यहाँ पर अर्जुना में ये भी हो रहा है कि आप एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, राइट? आपको याद होगा यूनिट डायमेंशन में भी मैंने आपको जेई एडवांस के कराए थे, मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का जेई एडवांस का कराया था, डिराइविंग द फॉर्मूला रेलवे इंजीनियर उसमें भी जेई एडवांस का आपको क्वेश्चन कराया था, और ये सब आपसे बन भी रहे, और वेक्टर में आते भी देखिए जेई एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका और सॉल्व हो गया सिंपली ट्राइंगल लॉ से। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप भी नॉट ओनली मेंस एडवांस भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं? ऑलराइट, प्लीज रिपीट ट्राइंगल लॉ। अभी ट्राइंगल लॉ लगाई, पूरा मैंने आधा घंटा आपको ट्राइंगल लॉ ही पढ़ाया है ना। आर कैसे आया? आर दिया हुआ ये देखो, आर वेक्टर इज क्यू माइनस पी, हमने लाया नहीं, दिया हुआ था आर, है ना। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ऑप्शन तो समझ में आए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है छोड़ो, ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है? एस वेक्टर निकालो पी और क्यू के टर्म्स में, तो बस पी और आपने इसके टर्म्स में यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगाया और चारों में से एक मैच कर लिया। रही बात ये समझ में नहीं आ रहा है तो अंग्रेजी अपनी थोड़ी सी और बेहतर करिए, है ना। आर मॉड था ना, व्हाट अबाउट दैट? तो अवंतिका यहाँ कह रही है कि तो सर मॉड था, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो अब मेरी एक बात सुनो, आपको मैं कह दूं कि ये देखो, ये है आपका आर वेक्टर, ठीक है, ये है आपका आर वेक्टर, और आर वेक्टर की लेंथ यहां पर दी हुई है,
ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बोलूं, एक ऐसा वेक्टर लेके आए हैं हम, एस वेक्टर, ठीक है। अब मैं ऐसा एक वेक्टर लेके आया हूं जो कि है हाफ या 1/3 आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 1/3 आर वेक्टर। क्वेश्चन मेरा सुनिए, आर वेक्टर तो आपको दिख रहा है, ड्रॉ एक्स वेक्टर, ड्रॉ वन एक्स वेक्टर जिसका की मैग्नीट्यूड 1/3 ऑफ आर हो। एक ऐसा एक्स वेक्टर बनाइए जो आर का 1/3 हो। तो आप कैसे बनाओगे? तो आप उसकी डायरेक्शन आर के अलोंग ही रखोगे ना। क्या बोलोगे आप? आर के अलोंग ही तो है सर। एक्स वेक्टर का मॉड उसका 1/3 है, लेकिन डायरेक्शन तो वही है। तो आप ऐसे बनाओगे एक्स को 1/3, 2, 3 हिस्से करोगे ना। तो ये रहा सर एक्स वेक्टर। तो मुझे बताइए, क्या एक्स वेक्टर आर वेक्टर के अलोंग ही है कि नहीं? तो क्या मैं एक्स वेक्टर को डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता कि इट इज आर वेक्टर बाय 3, कि एक्स वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर ही है लेकिन उसकी लेंथ 1/3 है। तो ये लिखा जा सकता है ना डायरेक्ट। तो बस वही चीज हमने कर दी, वहां बी आर वेक्टर लिखा था, भले ही बोला था कि एक्स का मॉड इसके आर के मॉड के 1/3 है या बी टाइम्स है, लेकिन डायरेक्शन भी तो वही आएगी। तो मैं उसको बी आर वेक्टर ही तो लिख सकता हूं ओवरऑल, है ना। तो ओवरऑल बी आर वेक्टर हमने लिख दिया, बस दैट्स इट। तो ये लॉजिक होता है। वहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो, डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम उसको डायरेक्टली वेक्टर के बराबर भी कर सकते हैं, वेक्टोरियली, और वही हमने किया। तो ये भले ही बी इंटू मॉड आर लिखा था लेकिन डायरेक्शन आर के अलोंग ही थी, तो हमने उसको बी आर वेक्टर कर दिया। बी आर वेक्टर और पी को जोड़ा तो ऐसा आ गया ट्राइंगल लॉ। और ट्राइंगल लॉ कहां से आया सर? ये कैसे आया? ये ट्राइंगल लॉ, ये अभी तक मैं पिछले आधा 1 घंटे से आपको यही पढ़ा रहा हूँ, ट्राइंगल लॉ। ये अभी आपने ऐड किया था कि अगर एक वेक्टर लो, दूसरे की टेल उससे जोड़ दो, तीसरा जो होता है वो a प्लस बी होता है। यहाँ पर भी यही था, एक की टेल दूसरे के हेड से जोड़ दो, तीसरा जो होता है वो इनका एडिशन होता है। तो बस वही चीज लगाई। पिछले आधा घंटे से हम यही ट्राइंगल लॉ ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी ट्राइंगल लॉ पे। अब बढ़ते हैं आगे, जेई एडवांस भी क्वेश्चन हो चुका। अब देखिए सब्ट्रैक्शन। कोई आएगा बोलेगा सर ये तो ठीक है आपने एडिशन बता दिया, अब सब्ट्रैक्शन बताओ। कोई बात नहीं, ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। लेट्स से यू वांट टू सब्ट्रैक्ट a माइनस बी एंड द आंसर इज डी। सर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? वेक्टर लॉ से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है? तो अब चलिए सब्ट्रैक्शन समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने का ये तरीका है, सब्ट्रैक्शन को हम एज अ एडिशन ही देखते हैं, हम इसके लिए कोई नया लॉ नहीं लाते। सर एडिशन कैसे? ये तो सब्ट्रैक्शन है। देखो मैजिक, देखो a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल सर, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये माइनस को आपने अंदर कर दिया और ऐड कर दिया, सिंपल। यस, तो दैट्स हाउ दी सब्ट्रैक्शन इज डन। सब्ट्रैक्शन को हम एज अ एडिशन ही करते हैं, बस बी की जगह माइनस बी कर देते हैं। आप देखो कैसे। तो मान लीजिए ये दिया आपको a, ठीक है, और ये आपको दिया गया b। कहाँ दे दें b? तो b कुछ दे देते हैं आप लोगों को ऐसे, इस तरीके से b दिया हुआ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? क्या आप a में b को जोड़ रहे हो? आर यू एडिंग a वेक्टर इंटू b वेक्टर? नो सर, वी आर एडिंग a वेक्टर इंटू माइनस b। फिर ऐसा करो, b अगर ऐसा है तो पहले माइनस b बनाओ। माइनस b कैसा होगा जरा बता सर? माइनस बी 180 डिग्री ऑपोजिट। तो माइनस बी अगर बनाना है तो माइनस बी क्या हुआ? तो सर ऐसे बना लेंगे, ये लो, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। बोलिए सही है ना? माइनस बी ये है। अब माइनस बी क्योंकि ये है तो अब हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। नाउ दिस इज अ न्यू वेक्टर माइनस बी, जिसको हमने बना लिया है। इसको और ए वेक्टर को जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए तो क्या यूज करते हैं? जोड़ने के लिए सर ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं। ये देखिए, ये ट्राइंगल लॉ है, जोड़ने के लिए यही उपयोग किया जाता है। अब किसको जोड़ रहे हो? अब जोड़ रहे हो ए और माइनस बी को। ध्यान दीजिए, ए और बी को नहीं जोड़ रहे हैं, वो तो एडिशन हो जाएगा। ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं। तो चलिए इसको उठा के इसकी टेल इसके हेड पे रख दो, आंसर आ जाएगा। बनाइए क्या होगा। तो आप कहोगे देखो सर ए मैं वैसे ही बना रहा हूँ जैसा आपने बनाया हुआ है। ये लीजिए ए, बिल्कुल वैसे ही देखिए सर मैंने बनाया जैसे आपने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ए वेक्टर हो गया। आप क्या करें? माइनस बी को, सर ये माइनस बी की टेल उठा के इसके हेड पे रख दो। ओके, तो माइनस बी की टेल मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ये लीजिए, यही होगा। जरा सब लोग चेक कर लो, ये माइनस बी की जो टेल थी उठा के इसके हेड पे रख दी, क्योंकि ट्राइंगल लॉ यही कहता है आपको टेल टू हेड ज्वाइन करना पड़ता है। ओके, अब क्या करें बताइए? तो बस सर अब तो आंसर हो गया ना। ए वेक्टर और माइनस बी को हमें जोड़ना था तो जोड़ दो। इस टेल से लेके इस हेड तक जो है वही आंसर है, वही आपका डी वेक्टर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये है आपका डी वेक्टर। अरे कलर तो जरा ऐसा है, यही है बच्चों आपका डी वेक्टर। ले लीजिए, दिस इज द आंसर। तो ये आपने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया है ना, दिस इज सब्ट्रैक्शन, डी वेक्टर, ये डी वेक्टर आ गया। तो अब आप सब्ट्रैक्शन को एज अ अलग मत देखना। सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन,
बस एक को हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, -b कर देते हैं और -b करके ऐड कर लेते हैं, सिंपल। तो यहां तक देख लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। वी जस्ट कन्वर्टेड b इंटू -b, b को -b में कन्वर्ट किया और ऐड कर लिया ट्राइंगल लॉ से। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्राइंगल लॉ ही यूज होता है। ओके, बढ़े आगे, कोई समस्या यहां तक? d वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं जरूरी नहीं है कि d पॉजिटिव हो। d जो है वो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, बट मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सर रिजल्ट में हेड टू ज्वाइन हो रहा है, हेड टू हेड ज्वाइन हो रहा है रिजल्ट में? कौन से रिजल्ट में? नीलेश यादव, कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हो? -b राइट साइड बना सकते हैं क्या? राइट साइड मतलब, राइट साइड का क्या मतलब है जी आप? व्हाट इज डी वेक्टर? अभी देखो ये ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल ही बिना सिर पैर के होते हैं। अभी आप बोल रहे हो व्हाट इज डी, इसका मतलब आपका क्लास में ध्यान ही नहीं है। जब आपको सामने ऊपर दिख रहा है व्हाट इज डी वेक्टर, अब आप अगर बोर्ड पे लिखी हुई चीजें भी नहीं पढ़ेंगे तो आप बताइए टीचर्स क्या करेंगे? डी लिया है, सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे भाई या बहन सी इसीलिए नहीं लिया क्योंकि सी एडिशन था, a प्लस बी, तो एडिशन सी है, डिफरेंस के लिए डी लिया है, ठीक है। तो यार अब ये तो, अब अगर आप पूछोगे डी क्या है, अरे भाई सामने लिखा है डी, इन दोनों का डिफरेंस है। आप लोग 11th में आ चुके हैं कि अभी भी 5वीं या 6ठी कक्षा में या 4th क्लास में? सामने लिखा है डी इज a माइनस बी, दोनों का डिफरेंस इज डी, और वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डी इज डिफरेंस वेक्टर और सी था वो क्या था? वो दोनों का एडिशन वेक्टर था। डी वॉज a प्लस बी, नाउ डी इज a माइनस बी, दोनों में अंतर है, एक एडिशन है एक सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक नए लॉ के ऊपर। तो डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया, डिफरेंस इज डन। अब पॉलीगन लॉ देख लो, नहीं तो फिर कोई उठ के आएगा अभी पॉलीगन लॉ है ट्राइंगल लॉ ही, लेकिन मैंने कहा ना अब पॉलीगन नहीं पढ़ाएंगे थिंकिंग की भाई ट्राइंगल पढ़ा दिया मतलब हो गया। तो एक बच्चे आएंगे, सर मॉड्यूल में पॉलीगन दिया है, आपने पॉलीगन पढ़ाया नहीं, तो लो भाई आपके लिए पॉलीगन पढ़ा देते हैं, है कुछ नहीं है, ट्राइंगल ही लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपके सामने कई सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे ट्राइंगल में तो क्या दो वेक्टर ऐड करते हो, अब वो कह रहा है आपको कई सारे ऐड करने हैं, ये पहला, ये दूसरा, एन साइडेड पॉलीगन है ना, फिर तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये लीजिए, इनको आपको ऐड करना है। तो बताइए इन सबको अगर ऐड करें, इन सारे वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इनको नाम दे देते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी है, ये ई है। तो बताइए इन सब को अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो व्हाट विल वी गेट, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, क्या होगा? तो इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिख रहा हूं, आर वेक्टर। अब फिर से कोई आएगा बोलेगा आर वेक्टर क्या है, तो सामने लिख रहा है आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इन सबको जोड़ के जो फाइनल आता है वो आर है। तो बताओ इन सबको जोड़ के क्या आएगा, इन सबको जोड़ के जो आएगा वो कैसे पता लगाएं? देखिए पहले तो आपको बता देता हूँ लॉ कहता क्या है। लॉ कहता है कि इन सबको जोड़ के जो आएगा वो ये लास्ट वाली साइड होगी पॉलीगन की। तो आंसर विल बी, इन सबको जोड़ के जो आता है वो ये होता है, ये वाला, इसकी टेल से लेके इसके हेड तक जोड़ दो, बस यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर, दिस इज दी आर वेक्टर यू आर लुकिंग फॉर। अब इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ आपको बता देते हैं कि क्या लॉजिक है इसका, है ना, कि क्यों ये इन सबका एडिशन होगा। तो चलिए समझा देते हैं आपको। देखो सबसे पहले आप ए और बी को जोड़ लो, है ना, एड ए एंड बी, ऐसा करो ए और बी को पहले जोड़ लो। तो चलिए ए और बी को पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूँ ताकि उस डायग्राम में कोई गड़बड़ ना हो। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो कई सारे हैं, अब आप ध्यान से देखना, इसमें तो कई सारे, तो अब हम क्या करते हैं, पहले ए और बी को जोड़ लेते हैं। बताओ ऑलरेडी जोड़ सकते हैं ट्राइंगल लॉ लगा के। देखो इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है ना, इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा है। डायरेक्टली मैं ट्राइंगल लॉ लगा दूं? हाँ सर ट्राइंगल लॉ लगा दो, देखो ये आंसर आएगा, ए वाला, ये। तो ये क्या आया जरा बताना? ये आया इन दोनों को जोड़ के ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी यही होगा, बताओ। हाँ सर ये ए और बी को जोड़े तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ दिस विल बी द आंसर, करेक्ट। चलो अब ये आ गया, तो अब मुझे जरा बताओ कि ये आ गया तो क्या अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये ए प्लस बी तो जो था आया वो ये रहा। अब कितनी साइड्स बची सर? अब दो साइड्स और बचेंगी, एक ये बचेगी, एक ये और एक ये, बिल्कुल। तो अब ये बचेगा, तो क्या रह गया जी, ये सी रह गया, ये डी और ये ई। तो अब बताओ अब क्या करूं, ए प्लस बी को सी से जोड़ लूं, है ना,
ए प्लस बी और सी को जोड़ लेते हैं। तो बताओ ए प्लस बी और सी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हाँ तो सर ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो आएगा वो एक्चुअली होगा ये ट्राइंगल लॉ से, है ना। ए प्लस बी और सी को जोड़ोगे तो यही आएगा। ये आपका आंसर हो गया ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो फिर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, अब इसको आप ये बचे हुए डी और ई में जोड़ लो, डी और ई में इसको जोड़ लो। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी को डी से जोड़ते हैं। चलिए यहां बना देता हूं, ये लीजिए, ये है आपका डी वेक्टर। और अब इसको हमें किससे जोड़ना है? इसको हमें जोड़ना है इस वाले ब्लू कलर वाले वेक्टर से, ये लीजिए। तब ट्राइंगल लॉ लगाते जा रहे हैं हमें ना, ए प्लस बी प्लस सी। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी को डी से जोड़ोगे, क्या आंसर आएगा? हाँ तो सर ये भी समझ में आ रहा है, ये जो जुड़ेगा वो इन सबका एडिशन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों को सर लिख दो, ये लीजिए ना, चारों का जुड़ के आ जाएगा। अब इसमें फाइनली जोड़ना क्या रह जाएगा? तो सर अब तो एक ही चीज जोड़ने की रह जाएगी और वो है ये वाला ई, ये जो ई वेक्टर रह गया ना ये साइड में, ई वेक्टर और जोड़ लो ये व्हाइट वाले में, तो जो ये वाला है ये आंसर होगा। और वही तो आंसर है यार, है ना। देखो जोड़ के देखो, फाइनली आपके पास बचेगा एक ई और सबको जोड़ के जो आया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों को जोड़िए तो बताइए क्या आएगा? व्हाट शुड बी द आंसर? अब फाइनली इनको जोड़ा तो बस यही आंसर है हमारा, ये वाला, ये आंसर है। दिस इज दी आर वेक्टर, इन दोनों को जोड़ के जो आए। तो वही चीज तो यहाँ लिखी थी कि इन सब वेक्टर्स को जोड़ो तो आंसर ये वाली साइड होगी। बोलिए आ गई साइड ये वाली, दिख रही है आपको? तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जोड़ के बता दिया। ये पहले करा, फिर ये करा, फिर ये करा और फिर ये करा, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलीगन लॉ। पॉलीगन का अर्थ होता है बहुत सारी साइड्स हो तब। तो समझ में आ रहा है? ओके, सो बेसिकली ये ट्राइंगल लॉ ही है। मतलब ट्राइंगल लॉ ये कहता है अगर बहुत सारे जोड़ने, ध्यान से सुनिए, ट्राइंगल लॉ कहता है अगर दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना हो तो पहले आप दो को जोड़ो, उनका रिजल्टेंट निकालो, फिर उसको तीसरे से जोड़ो, फिर उनका रिजल्टेंट निकालो, फिर उसको चौथे से जोड़ो, फिर रिजल्टेंट निकालो, फिर पांचवे से जोड़ो, है ना। ऐसे हमें करना होता है। ऑलराइट, तो यहां तक क्लैरिटी है? हाँ, बहुभुज बोल सकते हैं पॉलीगन को, करेक्ट। एक त्रिभुज होता है, एक चतुर्भुज होता है, ऐसे ही बहुभुज, पॉलीगन। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बड़ा ही आसान सा ये लॉ था। तो अब क्या है? अब है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि अभी तक भी आपको आपका आंसर तो मिला नहीं है सर, ठीक है, इससे आंसर पता चल जाता है कि ए और बी को जोड़ो तो क्या बनेगा, है ना। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सर ए और बी जोड़ा जाए तो क्या बनेगा। लेकिन सर अभी भी आंसर तो नहीं मिला मुझे, अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं, आप बोलोगे 2 नॉर्थ प्लस 3 ईस्ट का। सर ये आंसर जिस दिन आप दे दोगे तो मजा आएगा। देखो ये आंसर आपको ट्राइंगल लॉ नहीं दे पाएगा, ट्राइंगल लॉ डायग्राम पे चलता है ना, डायग्राम से इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर किससे आएगा? इसका आंसर आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है थोड़ा सा देख लो, उसका डेरिवेशन में भले अगली क्लास में कराऊंगा, पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है बच्चों? देखो पॉलीगन तो हो गया, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? अब ट्राइंगल लॉ में हम ट्राइंगल बनाते थे, है ना। देखो ट्राइंगल लॉ में क्या करते थे? ट्राइंगल लॉ में हम ये करते थे कि ए ये रहा, बी ये रहा, तो क्या करो, तो एक ट्राइंगल बना लो, इसको उठा के इसके ऊपर चिपका दो, ऐसे ऐसे चिपका दो, बी को उठा के यहाँ और सर जोड़ दो और ये आपका ट्राइंगल बन जाता था। ऐसे हम निकालते थे, हाँ, ऐसे हम सी वेक्टर आंसर निकालते थे, ए और बी को जोड़ के एक ट्राइंगल से आंसर आता था। अब जैसे आपको नाम दिख रहा है, समझ में आ गया होगा, इस लॉ में पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है जरा बताइए। तो सर पैरेललोग्राम तो वो होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, जरा बताना। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना, यही होता है पैरेललोग्राम। ये देखो ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। तो अब हमें क्या करना है? तो अब आपको जो करना है पैरेललोग्राम में वो ये करना है कि वेक्टर्स को पैरेललोग्राम में शिफ्ट करना है ना। पहले ट्राइंगल में करते थे, अब हम क्या करेंगे? हाँ, तो ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है, बिल्कुल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, दोनों होता है, लेंथ में भी बराबर होती है और डायरेक्शन में भी। तो क्या आप मुझे एक बात का जवाब दे सकते हो? अगर आपको ये मालूम है कि लेंथ भी बराबर होती है और सब कुछ बराबर होता है, तो मेरी एक बात का आप उत्तर दीजिए कि अगर यहां से यहां तक इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, तो ये सामने वाला क्या है जरा बताओ।
इसके ऑपोजिट जो है, क्या उसकी भी लेंथ यही है? हाँ सर वही लेंथ होगी। क्या डायरेक्शन भी वही होगी? हाँ सर बिल्कुल, कोलिनियर वेक्टर्स वही डायरेक्शन होगी, लेंथ भी वही, डायरेक्शन भी वही, तो सर इसी को तो शिफ्ट कर दिया यहाँ। सर ये भी तो ए वेक्टर होगा, बताइए क्या ये सामने वाला भी ए वेक्टर हो गया कि नहीं? ऑपोजिट साइड सेम वेक्टर हो गई है ना। और इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला बी वेक्टर है, यहां से यहां तक मान लो बी वेक्टर है, अगर ये बी है तो क्या ये वाला भी बी हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, क्योंकि लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम। आ गया समझ, है ना। तो अब पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है अब अगर आपको ए और बी का एडिशन निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट ए प्लस बी, कि ए प्लस बी क्या होगा, मान लीजिए ए प्लस बी को हम कह रहे हैं सी वेक्टर, तो ए प्लस बी क्या है, तो आपको यहां से देख के समझ में आ जाएगा, ट्राइंगल लॉ लग जाएगा ना। ये देखिए ये ए है, इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, तो बताइए ए प्लस बी का आंसर क्या हुआ? ये यहां से यहां ज्वाइन कर दें, क्या डायगोनल हो जाएगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल सही, जो डायगोनल आपको दिख रहा है ना, वो डायगोनल ही इसका आंसर है। दी सी वेक्टर विल बी दी डायगोनल। ये लीजिए, ये है आपका सी वेक्टर, ये आंसर है। तो पैरेललोग्राम लॉ में जब आपको आंसर निकालना हो तो डायगोनल इज द रिजल्टेंट, ठीक है। द एडिशन ऑफ ए एंड बी गिव्स द सी वेक्टर। अब इसका डेरिवेशन क्या है, क्योंकि अभी तक हमें न्यूमेरिकली तो आंसर नहीं मिला है सर, न्यूमेरिकली अभी भी पता नहीं चला कि 2 साउथ प्लस 3 वेस्ट कितना होगा। तो न्यूमेरिकली निकालने के लिए हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। और डायगोनल की लेंथ निकालने में हमें थोड़ा समय लगेगा, तो डायगोनल की लेंथ वाला मैं अगली कक्षा में लूंगा, अभी डेरिवेशन नहीं करूंगा। तो अगली क्लास में पैरेललोग्राम को फिर से शुरू करूंगा, लेकिन ट्राइंगल तो खत्म हो चुका है, तो ट्राइंगल के आप एटलीस्ट थ्योरी पढ़िएगा, है ना। अब मैं आपको पहले होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क आपका रहेगा कि आप डीपीपी का सोल्यूशन देख लिया आपने, डीपीपी